नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बी पे से स्टडी IQ पे। दोस्तों, आज के हमारे एक एपिसोड में या जिसके अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एक सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के टॉपिक्स को बिल्कुल एक रैपिड तरीके से रिवाइज करते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी कल मैंने आपको दिया था और आज है इसका एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार का प्राचीन इतिहास को बिल्कुल एक रैपिड अंदाज में, जो कि आपके रिवीजन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये डेडिकेटेड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। तो चलिए दोस्त, बिना समय को गवाए हुए हम लोग हमारे आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे बिहार का अतीत एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। बिहार का अतीत एक प्राचीनतम इतिहास और एक बहुत ही गौरवान्वित और एक बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है बिहार का। आज भी अगर हमसे कोई पूछता है बिहार के बारे में बताने के लिए, तो पहले और दूसरे तीसरे लाइन के आते आते तक हम लोग हमारे अतीत में पहुंच जाते हैं। कभी आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ तुम बिहार के बारे में, तो आप दूसरे से तीसरे के लाइन तक आते आते आप बिहार के अतीत में पहुंच जाएंगे। हालांकि ये सही चीज तो नहीं है कि वर्तमान हमारा उतना अच्छा नहीं है कि हमारे पास वर्तमान में कुछ बताने को हो, लेकिन फिर भी एट द एंड देखा जाए तो दिस इज द पॉइंट दैट वी आर मेकिंग। तो बिहार प्राचीन का, यानी कि प्राचीन बिहार का अपना एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। यह क्षेत्र न केवल राजनीतिक का केंद्र रहा, बल्कि रिलीजन, फिलॉसफी, ज्ञान, विज्ञान, डेमोक्रेसी, इन सब की जन्मभूमि के रूप में नजर आता है। बिहार की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो बिहार में आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया का पहला रिपब्लिक, यानी कि पहला गणराज्य जो है, ये हमारे बिहार में ही हमको मौजूद नजर आता है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार के बारे में, तो आखिर बिहार शब्द आया कहां से? एक्चुअल में बिहार एक अपभ्रंश रूप है विहार शब्द का। विहार मतलब होता था कि जो आपके बुद्धिस्ट होते थे, वो बुद्धिस्ट बरसात के समय में या मॉनसून के समय में जिस जगह पे स्टे करते थे, उसको हम कहते थे विहार। और यही विहार से बन गया हमारा बिहार। और यहाँ पे बहुत सारे विहार थे और बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सारा निवास स्थान था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बिहार। समय के साथ यह इसका एक अपभ्रंश रूप, एक लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन हुआ और वहां से जन्म लेता है बिहार शब्द का। आज भी देखिएगा, हम बिहारियों के अंतर्गत ये चीज आती है वो और बौ में कंफ्यूजन, जिसका जीता दादा एग्जाम्पल मेरा नाम है। एक्चुअल में मेरा नाम था आदित्य वैभव, लेकिन 9वीं क्लास के रजिस्ट्रेशन में वो हो गया वैभव, और आज तक मैं इसी गलत नाम के साथ ही जी रहा हूं। ठीक है। खैर, अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के प्रमुख महाजनपद और प्रथम गणतंत्र की। तो मेजर महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद, जिसके बारे में जानकारी हम अगर बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो कि एक बुद्धिस्ट स्रोत है, और साथ ही साथ भगवती सूत्र, जो कि एक जैन स्रोत है, वहां से हमको जानकारी मिलती है। उसके तहत 3 महाजनपद हमारे बिहार के थे। कौन कौन सर? मगध, वज्जी और अंग। और आपको बताते चलें, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं वज्जी के बारे में, तो पहला रिपब्लिक, पूरी दुनिया का पहला रिपब्लिक आपको वज्जी संघ के रूप में ही जाना जाता है। ये 8 कुलों में बटा हुआ था, जिसमें विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए जाने जाते थे, लिच्छवी अपने स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए जाने जाता था, वज्जी जो इनकी राजधानी थी, जात्रिक क्लैन जहां पे वर्धमान महावीर का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं उसी विदेह की, जो उस विदेह के संस्थापक थे निमि, और जिस निमि के बेटे थे मिठी जनक, और यहाँ से मिथिला शब्द जो है या मिथिला जो है शुरू हो जाता है। आपको बता दे चले, रामायण के अनुसार ये जो जनक शब्द है, ये जनक एक टाइटल था, और टोटल हमारे 52 प्लस से भी ज्यादा जनक हुए, जिसमें से 23वें नंबर के जनक थे जिनका नाम था श्रीध्वज जनक, और उन्हीं की बेटी थी माता सीता, यानी कि देवी सीता, जिनका विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम से होता है। और ये चीज भी आपको पता है कि रामायण जो हम लोग कहानी देखते हैं, एपिक जो हमारी महाकाव्य है, वो यहीं से इंस्पायर्ड हमको नजर आती है। इसके अलावा वज्जी जो की राजधानी वैशाली थी, जिसके संस्थापक थे राजा विशाल। कहा जाता था यहाँ पे 7,707 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, जिसके पार्लियामेंट को हम लोग संथागरा के नाम से जानते थे। इसके अलावा आता है सर वंग। अंग के संस्थापक जो थे ये तितुक्षी जाने जाते हैं, और टोटल यहाँ पे 25 आर्य राज्य, जिसमें आखिरी राजा ब्रह्मदत्त हुए। और इस ब्रह्मदत्त की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो ब्रह्मदत्त के दादाजी थे दधिवाहन, उनकी बेटी थी चांदन, जो कि पहली जैन नन बनी, यानी कि पहली जैन भिक्षुणी बनी। वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र चंपा इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी, और एक मेजर ट्रेड सेंटर के रूप में जाना जाता था। वहीं मगध की इतिहास की बात करते हैं तो बृहद डायनेस्टी से शुरू हुआ पुराणों के अनुसार, जिसके बृहद के बेटे थे जरासंध, वही जरासंध जिसका जिक्र महाभारत में नजर आता है, जिसका वध भीम ने किया था वासुदेव कृष्ण की सहायता से।
उसके बाद यहाँ पे बिंबिसार के द्वारा हर्यंक वंश की स्थापना होती है। बिंबिसार को हम लोग सेनिये के नाम से जानते हैं, और वो बिंबिसार जिसने मगध के रियल फाउंडर के रूप में जानते हैं, और प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जिसकी राजधानी राजगिरी और आगे जाकर के ये पाटलिपुत्र बनाया जाता है उदयन के द्वारा, जो कि पोता था किसका, तो राजा बिंबिसार का। आपको बताते चले कुछ प्रमुख राजवंश जिसमें हर्यंक वंश सबसे पहले रूल करने वाला वंश था, जिसमें राजा बिंबिसार, जिसको सेनिये के नाम से जानते थे, इन्होंने 3 मैट्रिमोनियल अलायंस किया, पहली स्टैंडिंग आर्मी रखी। इनके बेटे हुए अजातशत्रु, इन्हीं के एक और बेटे का नाम था जीवक, जिसकी कार हम लोग बात करते हैं, जो अवंती के राजा चंद प्रद्योत का इलाज कराता है जब उनको जॉन्डिस होता है, और अवंती और मगध के बीच में दोस्ती हो जाती है। आगे जाकर के अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है, और इसीलिए इस वंश को पितृहंतक वंश कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु की भी हत्या उनका पुत्र करता है। अजातशत्रु के समय में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और मगध के उत्कर्ष की शुरुआत हमको यहीं से देखने को नजर आती है, और पाटलिपुत्र की नींव भी हमको यही नजर आती है। बिंबिसार के 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात हम लोग करते हैं, तो कोसला देवी, जो कि कौशल के राजा प्रसंजीत की बहन थी, छेलना, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, और मदरई प्रिंस खेमा, जो कि मदरई पंजाब के पास पड़ता है, वहां की राजकुमारी थी। आगे जाके अजातशत्रु भी मैट्रिमोनियल अलायंस करता है, और वजीरा, जो कि प्रसंजीत की बेटी थी, उससे विवाह करता है, और काशी को वापस से ये दहेज में लेता है। फिर बाद में जब इसको हत्या कर देता है तो लड़ाई होता है, और फिर कौशल के बाद जो है वापस से इसको काशी मिल जाता है। इसके बेटे हुए उदयन, उदयन का एक क्रेडिट है कि उदयन जैन धर्म को मानते थे, और इन्होंने पाटलिपुत्र नगर को राजधानी बनाई। हालांकि अजातशत्रु लिच्छवी के अगेंस्ट जब लड़ रहे थे तो उन्होंने पाटलिग्राम नाम का किला बनाया था, और इसी के आसपास उन्होंने रथ, मुसाल, महासील, कंटक जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इस वंश के बाद, जब हम लोग बात करते हैं तो इस वंश के बाद आता है सर शिशुनाग वंश। शिशुनाग के फाउंडर जो है, शिशुनाग के फाउंडर की बात करते हैं तो शिशुनाग जाने जाते हैं। शिशुनाग के बेटे हुए काल अशोक। काल अशोक की बात जब हम लोग करते हैं बच्चे, तो काल अशोक के समय में दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। शिशुनाग जो है वो शख्स थे जिन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, और अवंती को जीत हासिल करके 100 साल पुरानी प्रतुरता को खत्म किया। इसके बाद आते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद को एकरट, एक छत्र, कालिका वंश और परशुराम का दूसरा अवतार भी कहते हैं, और कलिंग पर जीत हासिल करने वाले महापद्मनंद कहलाते हैं। उनके बेटे हुए घनानंद। घनानंद हालांकि अहंकारी राजा थे, जो जिन्होंने चाणक्य का अपमान किया, और जब गुरु का अपमान होता है बिहार में तो बहुत कुछ होता है। चाणक्य ने एक अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, और आगे जाकर के धनानंद को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भारत का कहा जाता है, क्योंकि धनानंद के समय में जो अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, अलेक्जेंडर ने भारत आने नहीं आए, और उसके बाद अलेक्जेंडर के बाद अलेक्जेंडर की जब मृत्यु होती है तो सेलुकस निकेटर नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर पे स्टेब्लिश हो गए थे। और आगे जाकर के जब घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ इंदस, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया। हालांकि मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, और हेलेना कार्नेलियस, जो कि सेलुकस निकेटर की बेटी होती है, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक के इतिहासकारों ने अपने अपने जगहों पे सेंडोकॉस्टर, एंडोकॉटस इन शब्दों से इस्तेमाल किया है। इसके बाद आते हैं राजा बिंदुसार। राजा, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन तो होते हैं, आपके शिव को मानते थे, लेकिन आगे जाकर के जैन धर्म को अपनाते हैं, और सलेखना के प्रोसेस से अपने शरीर को त्यागते हैं, और दूसरा पहला जैन काउंसिल इन्हीं के समय हुआ था। इसके बाद राजा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय मकपति गोशाला के द्वारा शुरू किया गया था। आजीवक संप्रदाय के एक बहुत ही बड़े मॉन्क थे जिसका नाम था पिंगल वत्स, वो बिंदुसार के दरबारी थे, और पिंगल वत्स ने घोषणा की थी कि अशोक आगे जाके बहुत बड़ा राजा बनेगा। हालांकि आपके जो बिंदुसार हैं, ये बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने, क्योंकि सुषुम्न को चाहते थे राजा बने, लेकिन हुआ कुछ अलग। सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बनते हैं, अकॉर्डिंग टू सिनली टेस्ट, यानी कि श्रीलंका के टेक्स्ट को। और उसके बाद सम्राट अशोक बहुत ही समझिए कि एकदम चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कुछ लड़ाइयां लड़ी थी। उन लड़ाइयों के बाद, जिसको कलिंग का वार कहते हैं, अशोक के द्वारा लड़ी गई इकलौती लड़ाई, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और उसके बाद ये धम्म को अपनाते हैं। अपने रीम के 12वें साल में निगाली सागर की यात्रा करते हैं। 13वें साल में ये धम्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं, धम्म का शिलालेखों पे अंकन करते हैं, और 14वें साल में धम्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं, और 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा करके उसको कर मुक्त करके 1/8 टैक्स कर देते हैं। इसके बाद जो वंश है पुष्यमित्र शुंग का आता है। शुंग के समय में वापस से रिवाइवल, पहला ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि शुंग के बाद हम कहते हैं कि भाई चीजें चलती आगे। फिर उसके बाद वासुदेव कानवा आते हैं, कानवा वंश के साथ। फिर उसके बाद आपको बिहार जो है वापस से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, कुषाण और सतवाहना के बीच का एक टसल का पावर बनता है, लेकिन वापस इसको सेंट्रलाइज करने का कार्य करते हैं गुप्त वंश के संस्थापक, जिनका नाम था श्रीगुप्त।
त्रिगुप्त हालांकि फाउंडर थे, लेकिन रियल फाउंडर कहा जाता है चंद्रगुप्त वन को, जिन्होंने गुप्त वंश को कंसोलिडेट किया और विवाह किया लिच्छवी से। और लिच्छवी की रानी जो है उनको सिक्कों पर अंकित हुई, और सिक्कों पर अंकित होने वाली पहली रानी जो थी लिच्छवी की रानी, जो चंद्रगुप्त वन की धर्मपत्नी थी। उनके बेटे हुए समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसन स्मिथ नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बड़े स्तर पे हुआ। इनके बारे में हमको पुख्ता जानकारी हरिसेन के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार प्राचीन भारत का एक स्वर्णिम युग के दौर में जाना जाता है, क्योंकि कला, वास्तुकला, साहित्य, हर फील्ड में हमारा क्षेत्र जो है एकदम बिल्कुल तरीके से आगे बढ़ रहा था। अब हम बात करते हैं धर्म और आध्यात्म का केंद्र की, तो प्राचीन बिहार में बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध को बोध गया महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बुद्धिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। और बुद्धिज्म जो है अगर फ्लोरिश किया तो उसके पीछे बिहार एक बहुत अच्छा, एक हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना, जो कि आगे जाके काफी सक्सेसफुल रहा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इसके अलावा 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य, 19वें तीर्थंकर और 21वें तीर्थंकर नमीनाथ और मलीनाथ का जन्म बिहार में हुआ। और भगवान महावीर का जन्म वैशाली के जात्रिक क्लैन में हुआ और उन्हें पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई, इस बात को भी याद रखिएगा। विश्व में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी बिहार से ही नजर आता है, जहां पे हम देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात जब हम लोग करते हैं सर, तो नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। कुमार गुप्त की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की 3 लाइब्रेरी थे, जिसका नाम क्या था, रत्नो रंजक, रत्नो डढ़ी और रत्नो सागर। आपको बताते चले यहाँ पे फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, गणित और बुद्धिज्म के काफी ज्यादा पढ़ाई होती थी। इसी बीच में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा शुरू किया गया था, हालांकि मिडावल हिस्ट्री में हुआ था, बट स्टिल मिडावल हिस्ट्री जब हम कराएंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे, धर्मपाल ने शुरू किया। इसके अलावा गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, इनके द्वारा यहाँ पे हम कह सकते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी शुरू किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले ये तंत्रयान और तर्क शास्त्र के लिए काफी ज्यादा जाना जाता था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का मैंने आपको बता ही दिया। तो बिहार जो था उस समय में एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। इतना ही नहीं, ज्ञान, विज्ञान और कूटनीति का विरोध यानी कि चाणक्य, कौटिल्य यहीं से हुए। पाटलिपुत्र में रचित उनकी अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति का एक बहुत ही एक नायाब उदाहरण है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकी पॉलिटी की किताब यानी कि जो इनकी पॉलिटी की किताब है, राजव्यवस्था की किताब, अर्थशास्त्र कंफ्यूज मत होइएगा, राजव्यवस्था जो अर्थशास्त्र जो है राजव्यवस्था की किताब है। इसके अलावा आर्यभट्ट, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र के महान खगोल शास्त्र गणितज्ञ शून्य की संकल्प और सौरमंडल के सिद्धांतों को इन्होंने स्पष्ट किया। तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय में रैपिड रिवीजन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का करने का कोशिश किया। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट आवर 72nd पीटी का बैच अगर आप लेना चाहते हैं, तो 72nd का हमारा जो ये पीटी का बैच है, ये हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, जो अभी आपको केवल और केवल 3000 रुपए में मिल जाता है अगर आप कोड लगाते हैं क्या सर, तो आदि लाइव। तो आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो ये बैच आपको केवल और केवल 3000 का मिल जाता है। तो देरी किस बात की, आदि लाइव कोड लगा करके इस प्रीलिम्स बैच के साथ इनरोल कीजिए। ये 72nd प्रीलिम्स बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी अपना अच्छे तरीके से, संयोजित तरीके से करना चाहते हैं, तो 400 प्लस घंटे के इसमें लाइव क्लासेस, जिसमें आपको हम सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप कराएंगे। स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेशल कवरेज करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल बिहार पे, क्रक्स लेक्स मटेरियल आपको मिल जाता है। मॉड्यूल वाइज टेस्ट एवोल्यूशन के लिए वीकली करंट अफेयर्स सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड कोर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच, फ्री निर्णायक टेस्ट सीरीज और वैलिडिटी इसकी 12 महीने की होती है। साथ ही साथ आप अगर इस बैच में इनरोल करते हैं तो आदि लाइव मेंटरशिप के अंतर्गत आपको इसमें मेरा हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये मेरा नंबर है 8789847319, डायरेक्टली आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अगर खुद से भी इस बैच में लेना चाहें, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो आप देखिएगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाता है, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर टॉपिक का आपको देखिएगा यहाँ पे, तो आपको हैंड रिटेन नोट जो है हर टॉपिक का यहाँ पे आपको मिल जाता है। इकोनॉमिक जैसे वास्ट सब्जेक्ट को भी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको हैंड रिटेन नोट जो है हर टॉपिक का मिल जाता है, आप देख सकते हैं। आप अगर इस बैच में लेना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे सर, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद स्टेट पीसेस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपके समक्ष 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच है, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, तो ADILIVE आदि लाइव, ध्यान रखिएगा आदि लाइव ही कोड लगाइएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि कोड आप क्या लगाएंगे, ADILIVE कोड लगाएंगे, और आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है। और आप हमको एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे, और आप इस प्रीलिम्स बैच में जुड़ करके इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।